Good morning, all of you. Good morning, student. Good morning, student. कैसे हैं आप लोग? सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन आ जाइए सब लोग। कहाँ रहते हैं? 9:34 हो, 7:34 हो गया, आप लोग अभी तक आधे लोग आए हैं। आ जाइए सब लोग, लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। साढ़े 7 बजे कहीं भी हो क्लास में अब उपस्थित हो जाया करिए, ठीक है सब लोग। सनी और दीपक के अलावा कोई क्लास नहीं ले रहा है इधर, ठीक है। आ जाइए सब लोग। सब लोग लाइव आ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे, चलिए तब तक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। क्या पढ़ेंगे? डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम पढ़ेंगे, ठीक है। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम पे आज डिस्कस किया जाएगा। कैंटिलीवर बीम का निर्माण कब किया जाता है? जब एक सिरा फिक्स, जब किसी इंड का एक इंड फिक्स तथा दूसरा फ्री हो तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर जो बीम होती है उसमें टेंशन कहाँ पे होता है? तनन ऊपर के साइड और संपीड़न नीचे के साइड होता है। तो इस्पात का प्रयोग कहाँ पे हमेशा किया जाता है? इस्पात का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है? तनन क्षेत्र में किया जाता है। इस्पात का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तनन क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर में, कैंटिलीवर बीम में इस्पात का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? इस्पात का प्रयोग हम टेंशन साइड, ऊपर के साइड, टॉप पे करेंगे, ठीक है। कहाँ पे करेंगे? टॉप पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। कैंटिलीवर में आगे की तरफ क्यों कम होती है? आप कैंटिलीवर है किसी, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आपका ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, मैंने ऐसे हाथ को कर रखा है, ठीक है, ये हाथ है, ठीक है। इसी तरीके से हाथ है। जब इसके यहाँ पे आप देंगे, ठीक है, लोड यहाँ पे देंगे और आपका दूसरा एंड कहाँ पे है? हाथ कहाँ पे सपोर्टेड है? ठीक है, आपके बाजू के पास, ठीक है। तो वहां पे जब सपोर्टेड है आपका हाथ, तो जैसे जैसे थोड़ी देर अगर आप हाथ ऐसे रखे रहे, करे रखेंगे तो क्या करना है? दर्द करने लग रहा है। तो अगर इस पे दर्द क्यों कर रहा है कि जैसे ही जैसे आप बढ़ते आ रहे हैं इधर, लोड की वजह से ये परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो हमें क्या करना है कि वहां पे थिकनेस क्या करनी है? कम रखनी है। क्यों कम रखेंगे? अगर थिकनेस कम रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? लोड कम आएगा, और लोड कम आएगा तो इस दर्द, या आप समझ लीजिए दर्द कम होगा। उसी तरीके से वहां पे दर्द कम होगा तो वहां पे टूटने का, बेंटअप होने की संभावना, क्रैकिंग होने की संभावना कम होगी, ठीक है। क्रैकिंग होने की संभावना कम होगी। क्यों किया जाता है? समझ में आ गया?
ठीक है, समझ में आ गया दम। ठीक है, लोड कम आए, लोड जैसे जैसे हम करते हैं, आपको ध्यान होगा, नहीं याद है तो समझ लीजिए, आप पढ़ते होंगे कि कैंटिलीवर बीम होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, यहाँ पे एएसटी पूरा डाला जाता है। मतलब इसके बाद जैसे जैसे हम सेंटर पे पहुंचते हैं तो कहा गया है कि यहाँ पे अगर एएसटी कितना है, यहाँ पे एएसटी है तो यहाँ से आधी लंबाई में क्या है, पूरी लंबाई अगर यल है, पूरी लंबाई अगर यल है, पूरी लंबाई यल है, तो अगर यहाँ पे आधी लंबाई में एएसटी एरिया ऑफ स्टील पड़ा है तो यहाँ पे इसकी आधी लंबाई में एएसटी बाई 2 मतलब 50% डाला जाएगा, 50% कम कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा आगे ही बढ़ते। तो वेट को कम करने के लिए वहां पे टेंशन कम होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्रैकिंग होने की संभावना अधिक होगी, इसलिए इस्पात का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप कि आपको कॉर्नर पे जैसे जैसे आप इसके फिक्स इंड की तरफ बढ़ेंगे इस्पात का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फ्री इंड की तरफ चलेंगे, फ्री इंड की तरफ जाएंगे, इस्पात का परसेंटेज कम होगा। ठीक है, बेसिक चीजें 2-3 पॉइंट क्या हैं, 2-3 पॉइंट क्या है समझ लीजिए। कैंटिलीवर में, कैंटिलीवर के 2-3 पॉइंट उभर के क्या सामने आते हैं कि पहला क्या है कि आपका इस्पात कहाँ, टेंशन कहाँ होगा, टेंशन कहाँ होगा, ऊपर होगा, टॉप पे होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा कैंटिलीवर का वन एंड फिक्स होगा, दूसरा क्या है, वन एंड फिक्स होता है, और अदर फ्री होता है कैंटिलीवर, यही ना। इस्पात का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, टॉप में किया जाता है, किसका, स्टील का प्रयोग, यही तो। तीसरा पॉइंट क्या है, इंड पोजीशन पे, इंड कंडीशन पे, फ्री इंड पे कह लीजिए, ये फ्री इंड पे, फ्री इंड पे इस्पात क्या रखा जाएगा, ये स्टील मिनिमम रखी जाएगी, और फिक्स इंड पे, फिक्स इंड पे इस्पात क्या रखी जाएगी, स्टील क्या रखी जाएगी, मैक्सिमम रखी जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम रखी जाएगी। एक पॉइंट यहाँ पे और फिगर को समझ लीजिए, ये फिगर बना के देख लीजिए कि ये फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ के द्वारा समझ लीजिए, ये स्टील है, ये स्टील है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंक्रीज करेगा, ना डिक्रीज करेगा, सॉरी, इसको फ्लो डायग्राम से समझ लीजिए। स्टील क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे फिक्स इंड की तरफ जाएंगे क्या होगा। ठीक है, हो गया, हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे आपके जो आरसीसी है, आरसीसी के सिलेबस में, आरसीसी ड्राइंग के सिलेबस में आपको वर्किंग स्ट्रेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके आरसीसी ड्राइंग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप किससे करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे सॉल्व। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप गिवन डाटा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, गिवन डाटा, क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा। हरिओम जी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें अनायास हम किसी तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, कैंटिलीवर बीम आपको लिमिट स्टेट से पढ़ाई जाएगी, कहाँ पढ़ाई जाएगी, कहाँ पढ़ाई जाएगी आपको, उसमें आरसीसी में पढ़ाई जाएगी। बट आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस जो है वर्किंग स्ट्रेस पे डिजाइन है,
और आर्थिक। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा, जितनी चीजें हो रही हैं आपको बताई जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, गिवन डाटा। फर्स्ट स्टेप गिवन डाटा। सेकंड स्टेप मेरी पहले क्लास अगर लिए होंगे आप लोग, तो आप लोगों को याद होगा कि ड्राइंग की क्लास में आपको जब डिजाइन कराया गया था तो सेकंड स्टेप बताया गया था टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट, ठीक है। टू फाइंड डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट निकालने के 3 फार्मूले बताए गए हैं। कौन सा, के जे और क्यू। के का फार्मूला होता है यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। जो फार्मूला यक्सी बराबर होता था यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी इंटू डी होता था, तो वो यक्सी होता था। CNA क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सचेंज होता था। जब हम डी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो एक नए फार्मूले का एक नया स्थिरांक देके हम उसे किससे मेंशन कर दे रहे हैं, के से मेंशन कर दे रहे हैं। के बराबर क्या है, यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। फिर दूसरा सिंबल है जे बराबर 1 माइनस के बाई 3, जो हमने जेड बराबर पढ़ा था। जेड बराबर क्या पढ़ा था, डी माइनस यक्स बाई 3, वही है यक्स बाई 3 ये पढ़ा था। तो वही फार्मूला दूसरे तरीके से यहाँ जे से मेंशन कर दिया गया, जे बराबर 1 माइनस के बाई 3। कुछ अलग से नहीं है, थोड़ा सा सिंबल को चेंज किया गया है। तीसरा फार्मूला होता है हाफ जे के सिग्मा सीबीसी के, ठीक है। डिजाइन कांस्टेंट के ये 3 वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यम का मान भी क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन डाटा में, सिग्मा सीबीसी भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप मान लेंगे यम 20 ग्रेड यम 15 ग्रेड जो भी मान लेंगे, और सिग्मा एसटी का भी मान दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप मान लेंगे कि एफई 250 है, 415 है या 500 है, ठीक है। उसके हिसाब आप उसके मान पुट कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। आप लोग सबको कह दीजिए आप आ जाए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दिया करिए आप लोग। तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, टू एज्यूम सेक्शन। एज्यूम सेक्शन मतलब हम मान लें, अभिकल्पित कर लें कि क्या चीजें होंगी, अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। तो डी की मान, कैपिटल डी का मान लेते हैं। कैपिटल डी मतलब इस इंड पर धरन की गहराई, इस इंड पर, फ्री इंड पर नहीं, फिक्स इंड पर धरन की गहराई हम क्या मान लेते हैं, L/5 to L/8 के बीच में कुछ भी मान लेते हैं, L/5 to L/8 के बीच में कुछ मान लेते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में हम L/6 या L/7 लेते हैं, L/6 to L/7 लेते हैं, ठीक है। L/6 to L/7 एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम डी बराबर जो पार्ट दिया रहेगा, पार्ट बाई 5 टू पार्ट बाई 8, कुछ भी वैल्यू अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। हर स्टूडेंट कुछ भी एज्यूम कर सकता है, कोई पार्ट बाई 8, कोई पार्ट बाई 7, कोई पार्ट बाई 6, कोई पार्ट बाई 5 भी एज्यूम कर सकता है, वो फ्री है, ठीक है। जो जैसा मानेगा उसलिए उसका आंसर अलग आएगा। आप लोग आंसर मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा। डिजाइन के प्रोसेस में आपको स्टेप सही होने चाहिए, स्टेप मार्किंग सही होनी चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, डी बराबर पार्ट बाई 5 टू पार्ट बाई 8 मान लेंगे, ठीक है। जितना डी मानेंगे उसका आधा हमें बी माना जाता है, तो D/2, बी बराबर हम क्या मानेंगे, D/2 टू D/3, मतलब आधा या 1/3 हम क्या मानते हैं, किसी धरन की चौड़ाई को मानते हैं, उसके आधा या 1/3 को, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब फ्री इंड पे हम क्या मानेंगे, फ्री इंड पे हम धरन की गहराई क्या मानेंगे, धरन की गहराई हम फ्री इंड पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे कम होती जाएगी, तो हम फ्री इंड पे गहराई क्या रखेंगे, फ्री इंड पे गहराई क्यों रखेंगे, कम रख देते हैं। कितना रखेंगे, 100 से लेके 200 mm के बीच में रख सकते हैं, 100 से 200 mm के बीच में रखेंगे। 150 मैक्सिमम कंडीशन में 150 से 200,
100 भी मिनिमम रखा जाता है, लेकिन आप क्या करिए कि आप मान के चलिए कि आपको क्या रखना है, 150 से लेके 200 mm फ्री एंड पे रखना है। ठीक है, फ्री एंड पे रखना है। आपको बताया गया फ्री एंड पे क्या होता है, टेंशन कम होता है और इस्पात भी कम डाली जाती है। टेंशन कम होता है जिसकी वजह से आपने कहा ना टेंशन कम होता है, फिर से समझते हैं टेंशन कम होता है। और टेंशन होता कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है, और हमें टेंशन ही बियर कराना है, कंप्रेशन लोड को नहीं बियर कराना था यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे टेंशन कहाँ पे पैदा हो रही है, ऊपर के साइड पैदा हो रही है, और इस्पात भी ऊपर साइड प्रयोग कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या करते हैं, डेप्थ कम कर देते हैं। अगर इतनी चीजें हो गई हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप कर दीजिए। अगर इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दीजिए। सनी सब लोगों से कह दीजिए कि लाइव आएं और क्लास ले लें, बहुत बैक नहीं तो आने वाली है। अगर किसी की बैक आई तो हम कटप्पा की तरीके से बाहुबली को क्यों मारा वही हाल करूंगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, कटप्पा की तरीके से बाहुबली को क्यों मारा वाला हाल होगा, सस्पेंस बना रहेगा। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। यल इफेक्टिव कैंटिलीवर। और कल एक क्वेश्चन दिया गया था कि आप किसी धरन की प्रभावी लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे असाइनमेंट के रूप में, पता नहीं कुछ लोग किए कि नहीं किए। ठीक है, कैंटिलीवर है यहाँ पे। कल सिंपली सपोर्टेड का था, तो सिंपली सपोर्टेड में आपको 2 फार्मूले बताए गए थे। देखिए, इसको भी इस बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिएगा, कुछ लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, जैसे जिनको नहीं आ रहा है, ये लंबाई थी L, यही तो थी, और यहां तक की लंबाई को क्या बोलते थे, यल इफेक्टिव के नाम से कैलकुलेट करते थे। तो और ये क्या था, डी इफेक्टिव था, यही ना, डी इफेक्टिव था। ठीक है, डी इफेक्टिव था। तो एल इफेक्टिव का फार्मूला आपको बताया गया था, एक क्या बताया गया था, एल प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, यही ना, वॉल बाई 2 ये बताया गया था। और एक फार्मूला बताया गया था, यल इफेक्टिव बराबर एल प्लस डी इफेक्टिव। इन दोनों में से विचलेस होगा, वही क्या होगा, एल इफेक्टिव का एक्चुअल मान होगा। इन दोनों मानों में से जो होगा वही मान लिया जाएगा। कौन कौन से 2 फार्मूले इफेक्टिव लेंथ निकालने के होंगे, पहला फार्मूला L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, दूसरा फार्मूला L प्लस डी इफेक्टिव। इन दोनों में से विचलेस, जो कंडीशन विचलेस की होगी वही लिया जाएगा। ठीक है, कैंटिलीवर में, इसमें सिंपली सपोर्टेड में, लेकिन कैंटिलीवर में भी ऐसा लिया जाता है। इसी दोनों फार्मूले से कैंटिलीवर को भी कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ है। तो थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा।
इस कंडीशन में कैलकुलेट करके देखा गया है मैक्सिमम कंडीशन में कौन सा मान कम आता है, L प्लस डी इफेक्टिव का कैंटिलीवर में आता है। तो हम क्या लेंगे, कैंटिलीवर का इफेक्टिव लेंथ निकालते समय, कैंटिलीवर की इफेक्टिव लेंथ निकालते समय हम क्या लेंगे, कैंटिलीवर की इफेक्टिव लेंथ निकालते समय हम थोड़ा सा वीगो दीजिए, एक बार छोड़ दिया। ठीक है, तो हम किस स्टेप की बात कर रहे थे, स्टेप किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप 4 टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। तो L इफेक्टिव बराबर होता है, L इफेक्टिव बराबर होता है कैंटिलीवर के लिए L प्लस डी इफेक्टिव, L प्लस डी इफेक्टिव। ठीक है, क्या लेंगे, L प्लस डी इफेक्टिव, यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5 टू फाइंड लोड, क्या निकालेंगे, टू फाइंड लोड। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, फाइंड लोड को। ठीक है, ये यही कैंटिलीवर बीम है, माना इसका सिरा ये क्या मान लिया, ये डी डैश मान लें, और इस सिरे पे क्या माना, ये गहराई क्या मान लें, डी मान लें, जिसकी लंबाई हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। यही तो है, यही तो है। ठीक है, यही तो है। अब इसका निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, डिजाइन के क्वेश्चन में आपको कोई भी डिजाइन का क्वेश्चन होगा तो दो चीजें जरूर दी रहेंगी, एक तो लोड दिया रहेगा, दूसरा क्या दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा। और इसके अलावा अगर तीसरी चीज दी है तो आपका सौभाग्य है, नहीं तो आपको सारी चीजें माननी पड़ेंगी। लोड और किसी क्वेश्चन को डिजाइन करते समय आपको लोड और लेंथ के अलावा तीसरी चीज नहीं दी जा सकती। अगर दिया जाएगा तो किस तरीके की कंक्रीट प्रयोग की गई है, कौन सी स्टील प्रयोग की जानी है, ये दिया रहेगा। नहीं दिया है तो उसको भी हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम। ठीक है, लोड और लेंथ मतलब किसी बीम को डिजाइन करना है तो आपको यही कहेगा कि एक आप किससे क्या कहते हैं, भैया हमको एक छत बनवानी है जिसका एक कमरा का माप बनाना है, एक कमरे पे स्लैब डलवानी है जिस पर हम मान लीजिए कि हम 2 तल्ला बनवाएंगे, तो 2 तल्ला का मतलब क्या हो गया, 2 फ्लोर का बनवाएंगे। तो आप एक एज्यूम कर लेते हैं 2 फ्लोर का है तो इतना किलो न्यूटन का लोड आएगा। हाँ, और कमरे की माप अगर दे देता तो आपको क्या चीजें बेसिक क्या पता होती है, लोड और लेंथ के अलावा कुछ भी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, लोड और लेंथ के अलावा डिजाइन में नहीं दिया रहता, तो लोड और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए उसके अलावा सारी चीजें एज्यूम करेंगे। तो आपको लोड दिया रहेगा, पहला क्या लिया रहेगा, लोड दिया रहेगा। कौन सा लोड, जो आ रहा है ऊपर से लोड आ रहा है, लाइव लोड, लाइव लोड, जिसे हमने किससे मेंशन कर दिया, स्मॉल w1 से डिनोट कर दिया, स्मॉल w1 से डिनोट कर दिया। क्वेश्चन में दिया है स्मॉल w1 का मान। ठीक है, दूसरी चीज, इस धरन का सेल्फ वेट कुछ होगा, जो धरन है उसका क्या, उसका सेल्फ वेट होगा, उस धरन का सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट होगा। माना हुआ भार क्या है, W2 है, W2 है, W2 है। तो ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी, थिकनेस ऑफ बीम के, चौड़ाई क्या होगी, थिकनेस ऑफ बीम के, और इनटू लंबाई, फार्मूला वही है, आयतन गुणे डेंसिटी। किसी चीज का वेट निकालने का क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, बेसिक फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और आकृति जिस तरीके की होगी उसका आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो L इंटू थिकनेस ऑफ बीम हो गया, इंटू डेप्थ, इंटू डेप्थ, यहां पे डेप्थ कुछ है, यहां पे डेप्थ कुछ है, तो हम क्या करें, दोनों को एवरेज कर दें, D
डी डैश बाई 2 कर दें तो हमें एवरेज डेप्थ पता चल जाएगी। ठीक है, एवरेज डेप्थ पता चल जाए जब हम इसको एवरेज कर देंगे। यहाँ पे डी है, यहाँ पे D1 है, तो हम दोनों के एवरेज निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगी, डेप्थ, एवरेज डेप्थ मिल जाएगी इंटू डेंसिटी रो का मान, इंटू डेंसिटी रो का मान। ठीक है, डेंसिटी रो का मान कर देंगे तो यहां से किसका मान पता चल जाएगा, W2 का। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। इसमें किसी को सेल्फ वेट कैलकुलेट करने में किसी तरीके की समस्या? सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट किया गया है, अगर फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या है, लंबाई गुणे थिकनेस ऑफ वॉल। बेसिक फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, थिकनेस ऑफ वॉल इंटू डेप्थ क्या होगी, यहां पे डी है, यहां पे कुछ और है, तो दोनों का एवरेज डी प्लस डी डैश बाई 2 इंटू डेंसिटी इंटू डेंसिटी रो। यहां से कैलकुलेट किया गया, यहां से कैलकुलेट किया गया, यहां से आपको क्या मिलेगा, W2। अगर इतना हो गया हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दीजिए तो आगे क्लास बढ़ाई जाए। अरे सर एवरेज कैसे, अब मान लीजिए, एवरेज कैसे कह रहे हैं राहुल जी, कि आप मान लीजिए क्या है, आपसे कहा जाए कि ये एक फिगर है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, ये देखिए यही है, कहा जाए इस तरीके से समझिए, किस तरीके से, मान लीजिए कि एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है जिसका बॉटम का 3 मीटर है और टॉप 2 मीटर। ठीक है, बॉटम 3 मीटर है और टॉप 2 मीटर है, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मीन ना। ठीक है, हो गया इतना। इस तरीके से समझिए कि यहां पे D है और यहां पे D1 है, तो हमें इसकी एवरेज गहराई, तो हम अगर इस तरीके से करेंगे, फिर से इसको समझ लीजिए और अच्छे से, और इसको अच्छे से समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यही फिगर है ना, यही फिगर है, इसकी एवरेज, अब इसको एक आयतन बन गया कि नहीं, एक आयत बन गया। क्या करना है, यहां पे D है, यहां पे ये D हो गया, तो ये D/2 होगा कि नहीं है पहले पे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, D हो गया। अब देखिए इसको अगर इसके निकाल लें, इसको निकाल लें, तो ये देखिए क्या हो गया, इतना हो गया, तो इधर ये आकृति बढ़ी, इधर आकृति, जो आकृति ये घटी है तो वही तो ऐड हुआ होगा, वो एडिशन, तो वही तो हम कह रहे हैं D प्लस D1 बाई D डैश बाई 2 एवरेज निकाला जाता है। हाँ हाँ, मीन मीडियन मॉड होता है वही। ठीक है, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप। एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा, आगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट हो गया,
हो गया, लोड कैलकुलेट हो गया। अगर लोड कैलकुलेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? किसी चीज का लोड कैलकुलेट हो गया तो दो लोड कैलकुलेट हुए, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? 6, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट। एम, यहां पे दो तरीके के लोड हैं। यहां पे क्या है? दो तरीके का लोड है। एक W1 निकाला गया है कैंटिलीवर का, एक W2 कैलकुलेट किया गया है सेल्फ वेट। ठीक है, दो मान निकाले गए हैं, कैलकुलेट किए गए हैं। तो जब कैंटिलीवर का लाइव लोड है उसके लिए यम बराबर यम1 हो जाएगा। यम बराबर यम1 बराबर क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या बताई गई है? अगर किसी लोड पे कैंटिलीवर है तो उस पे क्या माना गया है? WN L²/2, यही ना? WL²/2 किसके लिए माना जाता है? फॉर कैंटिलीवर के लिए। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बताई गई थी। क्या बताई गई? ठीक है, क्या बताई गई थी? क्या बताई गई थी? ठीक है, हो गया इतना। M1 बराबर, और इस W2 के लिए M2 सेल्फ वेट के लिए क्या कैलकुलेट किया जाएगा? M2 बराबर क्या होगा? M2 बराबर क्या होगा? W2 इस आकृति का हमें निकालना है, इस आकृति का मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालने के W2 इंटू एक्स बार होगा। W2 इंटू एक्स बार। आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, एक हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ाया गया था? हाइड्रोलिक्स का अगर आपको याद होगा, हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, तो अगर इस तरीके की आकृति है जिसका एक्स बार कैलकुलेट करना था, यहाँ पे इसकी सीजी कैलकुलेट करनी थी। अगर ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये नीचे ए दिया है बुक में आपके, उसमें ये बी है, तो आपको और ये पूरी गहराई क्या है? डी थी। तो एक्स बार इसका सीजी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बताया गया होगा। क्या बताया गया था? A+2B अपान A+B के इंटू क्या बताया गया था? D/3। यही तो बताया गया होगा, यही तो था हाइड्रोलिक्स में, था कि नहीं? यही तो था। अगर इस तरीके की आकृति है, अगर बेस ए टॉप का बी था और पूरी गहराई डी थी, तो उसका सीजी कहां पे लाई करेगा? A+2B अपान A+B इंटू D/3। यही तो था। तो उसी तरीके की आकृति ये है, बस इसे टिल्ट कर दिया गया, इसे घुमा के रख दिया गया है, घुमा के रख दिया गया। तो उसका क्या होगा? उसका सीजी निकालने के लिए सिंबल अलग हो जाएगा, चीजें इसी फार्मूले पे होंगी। ठीक है, इसी फार्मूले पे होंगी। कैसे? देख लीजिए, ये क्या है? यही तो है ना आकृति। यहाँ पे ये क्या हो गया? डी बेस क्या हो गया? डी टॉप क्या हो गया? डी डैश, और पूरी लंबाई क्या हो गई? एल। तो हम यहां से यक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं। यक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? D+2D डैश अपान D डैश के इंटू L/3 के। वही चीजें हैं, यहां से यक्स बार का मान कैलकुलेट कर लेंगे उस फिगर से। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो सेल्फ वेट निकल जाएगा हमारा। कैसे? सेल्फ वेट का मोमेंट कैसे निकलेगा? W2 इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है? D+2D डैश अपान D+D डैश इंटू L/3। बेसिक फार्मूला वहां से आया है, बगल में इस फार्मूले को भी समझने के लिए लिख लीजिएगा, A+2B अपान A+B इंटू D/3 से। ठीक है, हो गया इतना। अगर हो गया तो दो मान निकल गए। यम बराबर क्या हो गया? M1 प्लस M2 के कैलकुलेट कर देंगे तो यहां से हमें बेंडिंग मोमेंट एम दोनों को ऐड करके टोटल बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा।
अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट कीजिए महानुभाव लोग और हम आगे बढ़ें। ठीक है, अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट करें और हम आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए, सारी चीजें कंप्लीट की जाएंगी और सारी चीजें बताई जाएंगी। ये सब आप लोग पढ़ चुके थे। आप चांद बाबू ज्ञान लीजिए, जहां से मिल रहा है ये न पूछिए कहां से हैं। ठीक है, हमारा YouTube चैनल है, आप उसके द्वारा जो भी आपको किसी तरीके की फाइनल ईयर तक, जब तक डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा के अंदर, चाहे जब किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा, चलिए 5 मिनट 10 मिनट और कंसंट्रेट होइए टॉपिक पे, फिर उसके बाद जैसे ही होगा तो आपसे वार्तालाप होगी। ठीक है, टॉपिक पे कंसंट्रेट हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ, जितनी चीजें जो स्टेप यहां पे कराए जा रहे हैं वही स्टेप जब डिजाइन ऑफ बीम कराई जाएगी लिमिट स्टेट मेथड से, थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, फार्मूला चेंज होगा बट वैल्यू वही होगी, फार्मूला चेंज होगा बट स्टेप वही होंगे, सारी चीजें वही होंगी। तो यहां से हमें डी इफेक्टिव का मान कैलकुलेट होगा। डी इफेक्टिव बराबर आपको एक फार्मूला बताया गया था, डी इफेक्टिव बराबर रूट में यम अपान क्यू बी। जब डेरिवेशन इसके चल रहे थे तो आपको ये फार्मूला बताया गया था, डी इफेक्टिव बराबर रूट में यम अपान क्यू बी, बी का मान क्यू इंटू बी। यहां पे सारी चीजें वैल्यू दी रहेंगी। क्यू का मान हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां से डी इफेक्टिव का मान, ये जो डी इफेक्टिव रिक्वायर्ड आया, डी इफेक्टिव रिक्वायर्ड है, इतनी जरूरत होगी, इज ऑलवेज लेस देन डी अवेलेबल, जो हमने ऊपर माना है, पहले हम जो सेकंड स्टेप में माने हैं उससे कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो इससे क्या पता होगा, हेंस सेक्शन सेफ। क्या होगा? हेंस सेक्शन सेफ। अगर वैल्यू थोड़ा सा, ये कंडीशन हो रही है, डी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन डी अवेलेबल भी हो जा रही है, अगर ऐसी भी कंडीशन बन रही है, 50 40 50 या 100 mm तक का अंतर है, तो 100 mm तक का अंतर है, समझ लीजिएगा इस चीजों का। अगर ऐसे भी कंडीशन हो जा रही कि ये बड़ा आ जा रहा है और 100 mm तक का ही अंतर है, तो भी आप उस कंडीशन को फॉलो करा देंगे कि हमारा सेक्शन सेफ है। नहीं तो इस कंडीशन अगर ज्यादा अंतर आएगा तो हमको क्या करना होगा, लिखना क्या होगा, हेंस रीडिजाइन। हेंस रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एग्जाम के टाइम समय कम होगा, अगर सेक्शन फेल भी हो जा रहा है तो हम फिर से यही पूरा स्टेप करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसलिए हम हमेशा आई हुई, अगर वैल्यू आ भी रही है, ज्यादा आ भी रही है, तब भी ये लिख के हम आगे सेक्शन को सेव करा देंगे। हमको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम हमें ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करनी है, हमें सेक्शन को सेव करा के आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। हो गया इतना?
हो गया? ठीक है, हो गया। यहां से आपको किसका मान स्टेप 7 कैलकुलेट हो जाएगा? स्टेप 7 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ठीक है, थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया तो। हेलो, लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर्वर की। इस टॉपिक को क्लियर करते हैं जल्दी से। आ जाइए, आ जाइए, कहाँ भाग गए सब लोग? मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, सहपाठियों, लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा डी का मान कैलकुलेट हो गया। ठीक है, डी का मान कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड, टू फाइंड ए एस टी। कितने ए एस टी डाली जाएगी? ए एस टी, ए एस टी बराबर क्या होता है? ए एस टी बराबर होता है मोमेंट अपान सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी के। जे इंटू डी के, जो अभी डी आया उसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसके बाद हमें कितना पता चल जाएगा? ए एस टी का मान कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। बस लास्ट टॉपिक की तरफ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अभी बात करते हैं, आपको 5 मिनट का टाइम जरूर देंगे। यहां से एएसटी कैलकुलेट हो गया है, टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया, टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया। हमने कहा कि प्रोवाइड कितने एमएम की कर दें? मान लीजिए कि माना है ये हमने 20 mm 5 बार यूज, या प्रोवाइड 20 mm 5 बार। अगर प्रोवाइड 20 mm 5 बार कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार कितना होगा? नंबर ऑफ बार बराबर क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील क्या है? कैपिटल ए एस टी अपान एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार, जितने एमएम की प्रयोग कर रहे हैं 1 बार, स्मॉल ए एस टी कह दीजिए। तो नंबर ऑफ बार बराबर आपको कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ बार बराबर हो जाएगा कैपिटल ए एस टी अपान स्मॉल ए एस टी के, कैपिटल ए एस टी अपान स्मॉल ए एस टी के। यहां से नंबर ऑफ बार कैलकुलेट हो जाएंगे कि उसमें कितने छड़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इतना हो गया, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट हो गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नेक्स्ट 9।
चेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे। चेकिंग करेंगे। चेकिंग में आपके पास एग्जाम में टाइम रहेगा तो इस पूरे स्टेप को करिएगा, अन्यथा की स्थिति में चेकिंग लिख के इसके अंदर के सारे पॉइंट लिख दीजिएगा। क्या? चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एएसटी। कितना मिनिमम होना चाहिए चेकिंग करेंगे। टाइम रहा तो आप करिएगा, लेकिन इस स्टेप को लिख जरूर दीजिएगा एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमको आता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम आपको ये चीजें करके नहीं दिखा पाए। ये चीजें की जाती हैं डिजाइन के टाइम। तो आप क्या लिखेंगे? चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टील। दूसरा स्टेप क्या होगा? चेक फॉर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस लास्ट। इसके बाद चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। इस तरीके से 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है। इतना स्टेप करने के बाद आपको लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट को टॉपिक को आप करिएगा स्टेप 10। क्या होगा? फिगर। फिगर। किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद अगर आप फिगर नहीं बना रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है, वो क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो आप ये मान के चलिए 7 नंबर से अधिक क्वेश्चन में नहीं मिलेगा अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो। ठीक है, अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो। ठीक है। चेकिंग जरूर, ये दोनों स्टेप आपको करना, ये दिखाना है, ये दिखाना जरूर है चेकिंग में क्या क्या चेकिंग की जाती है। चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एएसटी, चेक फॉर शियर स्ट्रेस, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर मिनिमम स्टील के लिए आपको क्या बताया गया है? 0.0, 4% ऑफ 4% ऑफ बीडी होता है। ठीक है, उसे 0.87, सॉरी 0.85 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 4%। सर ये डिजाइन था, कल इसकी ड्राइंग भी बताई जाएगी। ये डिजाइन था, किसी क्वेश्चन का डिजाइन था, ये कल ड्राइंग भी बताई जाएगी। डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम था। विक्की गौड़ कब से क्लास लिए हैं आप? अभी आए हैं कि सुबह से हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी का कैंटिलीवर का ड्राइंग पढ़ेंगे। कैंटिलीवर का ड्राइंग पढ़ेंगे। कैंटिलीवर का ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए टॉपिक पे, बातचीत करते रहिए, वार्तालाप जरूरी है। आपस में प्रेम की भावना जागृत रखिए और बातचीत होती रहे। ठीक है, बट पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अभी 10 बजे फिर से।